हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम, जो कि हमारा लास्ट इक्वेशन ये था। और ये इक्वेशन किसके लिए था? स्टडी इक्वेशन था, स्टडी स्टेट इक्वेशन था। मीन्स SFEE, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन आया था कल के लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। मीन्स हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ओपन सिस्टम का जो है एप्लीकेशन कहाँ का है, उसका जो एप्लीकेशन होता है जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो वो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू ओपन सिस्टम, आज हमें वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहला जो एप्लीकेशन है वो नोजल है। नोजल जो कि क्या होता है, नोजल पता होगा सबको। नोजल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। क्या होता है इसमें, जो हम इनपुट, मेरा इनपुट फ्लूइड जा रहा है उसका वेलोसिटी हमको अगर इंक्रीज करना है तो हम नोजल यूज़ करते हैं। जैसे आप डेली लाइफ के ये में देख सकते हैं, जैसे स्प्रे वगैरह होता है, हम जैसे ये पौधा, पेड़ पौधा में स्प्रे करते हैं, तो वो क्या होता है, जो स्प्रे कर रहे हैं वो एक ज़्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो एक ये से होता है, उसका वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, आउटपुट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको कम कर दिया जाता है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा ही, ऑटोमेटिक है, क्योंकि मेरा एनर्जी कांस्टेंट रहने के लिए, है ना। तो वो चीज़ होता है। और तो उसी पे हम लोग ये इसका एप्लीकेशन देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो इसमें क्या होता है कि इनपुट आ रहा है, आउटपुट जा रहा है, तो ये तो क्लोज्ड सिस्टम है नहीं, ये कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है, क्योंकि यहाँ मास कांस्टेंट मेरा नहीं है। क्लोज्ड सिस्टम कौन होगा, जो जहाँ मास कांस्टेंट होगा, है ना, जो कि टाइम के साथ मास वैरी नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें तो मास कंटिन्यूअस फ्लो है, इसमें आउट हो रहा है, इन हो रहा है, तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है ये। तो ये हो गया ओपन सिस्टम का एप्लीकेशन। तो अब हम जो इक्वेशन ऊपर पढ़े हैं, ये जो फाइनल इक्वेशन मेरा आया था, ये इक्वेशन को इसमें हम देखेंगे, उसको लगा के एप्लीकेशन की किस तरह से मेरा हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी नोजल होता है वो मीन्स कि बेसिकली एडियाबेटिक होता है। मीन्स कि उसमें कोई भी जो भी हीट है, ना ही लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, ऐसा होता है जो नोजल होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जनरली एडियाबेटिक होता है। और अगर ऐसा मतलब कि अगर नोजल है, चाहे वहाँ एडियाबेटिक लिखा हुआ ही नहीं है या फिर है, जो भी है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको एडियाबेटिक ही लेना पड़ेगा। अगर कोई स्पेशल केस है जिसमें लिखा हुआ है कि ये नॉन एडियाबेटिक है, तो फिर आप कंसिडर करोगे वहाँ पर कोई केस दिया होगा। लेकिन अगर वो नोजल लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो एडियाबेटिक ही है। आपको ये आपका अजम्पशंस है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये नहीं घबरा जाना कि क्यू कहाँ से आएगा, क्या करें नहीं करें। तो ये क्या होगा, ये आपका अजम्पशंस है, आपको क्यू वहाँ ज़ीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एडियाबेटिक जनरली होता है। ठीक है, अगर कहीं कहीं मेंशन किया हुआ है, ऐसे तो मैंने अभी तक नहीं देखा है क्वेश्चन कि मीन्स नॉन एडियाबेटिक सिस्टम है नोजल, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है। लेकिन अगर बाय द वे हो गया तो वहाँ मेंशन रहेगा कि वो नॉन एडियाबेटिक है, और वहाँ पर क्यू का कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। नहीं तो आपको अज्यूम करना है कि क्यू ज़ीरो है। तो क्या हुआ कि मेरा फाइनल इक्वेशन ये है, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ये फ्लो एनर्जी, है ना। ये बिकॉज ऑफ फ्लो हो रहा था, तो ये हुआ मेरा। अब क्या है कि आप सोच रहे होंगे यहाँ पर एक्यूमुलेशन पार्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम बोले ना अभी कि हम लोग स्टेडी स्टेट इसको अज्यूम किए हैं। ये मेरा एजम्पशंस है, ऐसा ही मीन्स नोजल जो भी होता है, एप्लीकेशन जो भी इंडस्ट्री में होता है, वो स्टडी स्टेट के पे ही बेस्ड होता है। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन है, तो हम जस्ट उसी को पुट कर रहे हैं। वो इक्वेशन आप लिखिए और वहाँ पर पुट कीजिए। तो ये एडियाबेटिक है तो क्यू ज़ीरो हो गया। अब क्या हुआ कि इसमें हम कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई सॉफ्ट वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम है, ओपन सिस्टम है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन तो होगा ही नहीं, सबसे पहली बात, है ना। हम वर्क का 3 टाइप बताए थे, ये पीछे के वीडियो में होगा। एक तो होगा कि वर्क पीडीवी, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होगा। एक क्या होगा, सैफ्ट वर्क डन होगा। तीसरा क्या होगा, पैडल की वजह से वर्क डन होगा। तो सैफ्ट और पैडल तो है नहीं यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन सिस्टम है, यहाँ तो कंट्रोल वॉल्यूम है, तो डीवी तो ज़ीरो है ना, मीन्स कि चेंज ऑफ वॉल्यूम तो हो ही नहीं रहा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। तो क्या हो गया कि वर्क डन ज़ीरो हो गया।
अब बस बचा ये वाला फ्लो वाला सिस्टम, क्योंकि यहाँ मास तो फ्लो हो रहा है ना, मास फ्लो जो, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि एनर्जी जो होता है वो किसके किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ मास फ्लो, बिकॉज ऑफ वर्क फ्लो, बिकॉज ऑफ हीट फ्लो। तो हीट फ्लो और वर्क फ्लो तो ज़ीरो हो गया मेरा, बचा मास फ्लो वाला पार्ट। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो v1 है मीन्स इनपुट के पास v जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। ऑब्वियसली वो दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। और हम लोग क्या जानते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन तो आप जानते होंगे, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट पे, ऐसा होता है ना कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो क्या हुआ कि ये फर्स्ट पॉइंट पे एरिया इसका ज़्यादा है, इट मीन्स कि वॉल्यूम यहाँ कम होगा, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इट मीन्स कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी है, फ्लूइड का वेलोसिटी है, तो हम ज़ीरो इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं ले सकते, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है। तो ये मेरा सी वाला पार्ट मीन्स काइनेटिक वाला पार्ट है मेरे पास। ठीक है, और मास तो है ही, क्योंकि मास फ्लो रेट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जेड यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, जेड क्या था, हाइट था। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, हाइट होता है ना, mgh, ऐसे भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बचपन से पढ़े हैं फिजिक्स में। तो ये क्या होता है, डेल्टा जेड क्या होता है, डिफरेंस ऑफ हाइट। अब देखिए, आप देख के तो जान रहे होंगे ना कि ये नोजल क्या है, हॉरिजेंटल है, तो इसमें डेल्टा जेड क्या है, जीरो है ना, इसमें कोई इंक्लिनेशन है क्या। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास नोजल वैसा है जिसमें इंक्लिनेशन है, तो आप वहाँ डेल्टा जेड जस्ट निकाल लोगे, जो इंक्लिनेशन होता है एंगल वगैरह से, साइन कॉस जो भी उस तरह का रिलेशन होता है। बर्नौलीज इक्वेशन में आप पढ़े भी होंगे, ये चीज़ एफएम में होगा, नहीं तो हम अभी एफएम कराएंगे कुछ दिन में, तो वहाँ पर हम बता ही देंगे ये सब चीज़। ठीक है, और डेल्टा एच इंथैल्पी। तो अब क्या हो गया, Q ज़ीरो हो गया, मेरा वर्क डन ज़ीरो हो गया, तो वहाँ ज़ीरो पुट कर दिया। अब ज़ीरो पुट किए तो ये भी उधर जाके ज़ीरो ही हो जाएगा। तो मेरे पास इस तरह का इक्वेशन हुआ। ये वन मतलब एट इनपुट, कहने का मतलब वन पॉइंट पे, ये वाला वन पॉइंट पे, क्योंकि ये चेंजेस था ना, तो 2 - 1 होता है ना, तो वही चीज़ हुआ। और यहाँ पर ये आउटपुट पॉइंट पे हुआ। तो अब z तो मेरा हाइट ज़ीरो है, हम पहले ही बोल दिए ये चीज़, तो ये दोनों ज़ीरो हो गया मेरा। अब बचा ये चीज़, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन आ गया कि चेंज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी जो होगा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, इंथैल्पी चेंज, है ना। तो ये हो गया। तो यही यहाँ पर हो रहा है कि जो भी इंथैल्पी है, इंथैल्पी मतलब क्या, U प्लस PV, इंटरनल एनर्जी प्लस PV, जो भी वो होता है PV, V क्या होता है उसमें, स्पेसिफिक वो होता है, वॉल्यूम होता है। यहाँ पर V ये स्पेसिफिक इंथैल्पी है H1। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि चेंज ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी ही कन्वर्ट होता है एंथैल्पी में, इससे हम ये बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ, हेंस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द डिक्रीज इन एंथैल्पी। कहने का मतलब क्यों काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि आउटपुट पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है, बिकॉज ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा वहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, और इसके वजह से मेरा एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि आप ऐसे बर्नौलीज में इक्वेशन वगैरह में भी पढ़े होंगे, क्योंकि ये भी तो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही है ना, फर्स्ट लॉ, तो उसी पे बेस्ड है। बर्नौलीज इक्वेशन भी एनर्जी पे ही बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो उसमें क्या होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज कर जाता है, उस तरह का होता है ना कि यहाँ का, क्योंकि ऑल ओवर एनर्जी तो मेरा कांस्टेंट रहना है। तो वही हुआ, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है, सो दैट कि मेरा एनर्जी कांस्टेंट रहे। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन इन नोजल। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, वहाँ पर पता चलेगा, बहुत इजी रहता है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप एडियाबेटिक लेके चलो। इंक्लिनेशन है तो आप बस इंक्लिनेशन वाला ले लो, डेल्टा जेड जो होगा उसका कुछ वैल्यू हो जाएगा। यहाँ हॉरिजेंटल था, ऐसे तो जनरली ज़्यादा हॉरिजेंटल ही रहता है, लेकिन मैं एक केस बता रही हूँ कि अगर हुआ भी तो क्या हुआ, हमें तो आता है ना, बेसिक्स तो आ रहे हैं हमें, जनरल केस हम जान रहे हैं, तो बस उस पर पुट करना है। अब मेरा दूसरा हो गया, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो कंप्रेसर के ऊपर है। ठीक है, तो कंप्रेसर क्यों यूज़ होता है, कंप्रेसर क्या करता है, हम लोग तो ये, आप लोग केमिकल इंडस्ट्री में इंटर्न वगैरह किए होंगे तो इसमें पता भी होगा कि कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करने के लिए करते हैं हम लोग कोई भी चीज़ को कंप्रेस करके, सो दैट कि वहाँ पर वो प्रेशर ज़्यादा मेरा क्रिएट हो, इस तरह का कुछ अगर मेरा वो होता है। तो कंप्रेसर, अब हमको कंप्रेस करना है, इट मीन्स क्या, हमको कोई एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर,
तभी ना वो कंप्रेस होगा, ऐसे तो कंप्रेस होगा नहीं वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि सैफ्ट वर्क डन होता है, मीन्स सैफ्ट उस पर कंप्रेस करता है। इट मीन्स कि इस चीज़ को जो है वो क्या करेगा, जैसे हम जो मान लीजिए कोई पिस्टन है, तो हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन वो पिस्टन क्या होगा, नीचे जाएगा, तो वो एयर को पुश करेगा, कंप्रेस करेगा, है ना। तो वही चीज़ होता है। उसी तरह हमको यानी कि वहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो सैफ्ट वर्क डन कर रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर वर्क जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, जैसे कि हम नोजल में देखे थे, वहाँ पर वर्क डन को हम ज़ीरो ले लिए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई सैफ्ट वर्क डन नहीं कर रहा था। लेकिन कंप्रेसर विदाउट सैफ्ट कैसे कंप्रेस होगा नहीं। तो इसीलिए मेरा वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पर। और अब क्या हुआ कि अब Q का, क्योंकि हम क्या बोले थे, यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो Q का हम क्या साइन यूज करेंगे, अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि कंप्रेसर जो है क्या करता है, वो कंप्रेस करता है ये को, गैस को। तो गैस को जब कंप्रेस किया तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, पास पास आ गया। कंप्रेस करने के बाद क्या हुआ, वो क्लोज होगा मॉलिक्यूल। जब वो क्लोज हुआ इट मीन्स कि वहाँ कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है ना। हम लोग जानते भी हैं कि जब कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर, उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है ना। और जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो कूलिंग इफेक्ट होता है। क्यों कूलिंग इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल दूर दूर चला गया। और कंप्रेसर में क्या हो गया, बिकॉज ऑफ कोलिजन क्या हो गया, यहाँ हीटिंग इफेक्ट होता है। तो अब ये हीटिंग इफेक्ट हो गया, लेकिन हमको जो है Q उतना ही मेंटेन करना है जो मेरा पहले से Q था। तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ Q प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ कंप्रेसर, उस Q को हमको क्या करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा, उस Q को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Q आउट हो रहा है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि Q जो है इसके अंदर में वो प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ कंप्रेसर, और कंप्रेसर की वजह से क्यों प्रोड्यूस हुआ आप जान रहे हो, क्योंकि मॉलिक्यूल पास हुआ बिकॉज ऑफ कोलिजन। तो वो एक एक्स्ट्रा Q है ना। तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ Q को हम आउट करेंगे, तो Q आउट हुआ। तो Q आउट का हम लोग क्या साइन कन्वेंशन लेते हैं, निगेटिव, है ना। तो Q यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। और W क्या हुआ, ये क्या है, सैफ्ट वर्क डन। इट मीन्स क्या, कोई एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, किस पे, सिस्टम पे। कंप्रेसर क्या है, सिस्टम है। इट मीन्स क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ ना, बाय द सिस्टम तो नहीं हुआ है, ऑन द सिस्टम। और बाय द, और हमारा साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव होगा, है ना। तो इट मीन्स क्या हो गया, वर्क भी मेरा निगेटिव हो गया और Q भी निगेटिव हो गया। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ इसलिए निगेटिव हो गया, और Q आउट निगेटिव क्यों हुआ, ये तो आपको हम अभी एक्सप्लेन किए, है ना। क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ Q प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ कंप्रेसर, तो हमको उसको एग्जिट कराना होगा। तो अब क्या हुआ, ये Q निगेटिव हो गया, W भी निगेटिव हो गया, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये इक्वेशन मेरा ऐसा हो गया कि मेरा W पॉजिटिव हो गया, Q निगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन हम यहाँ यूज़ किए और सिंपली ये चीज़ लिख दिए। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया कंप्रेसर के लिए। अब जो भी चीज़ वहाँ मेंशन रहेगा आपके, अगर ये में क्या कहते हैं, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है एंथैल्पी के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी अगर जेड के बारे में इंफॉर्मेशन है, सी के बारे में, सी मतलब वेलोसिटी के बारे में दिया हुआ रहेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको बिठाना है। वहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ होगा कि ये नेग्लिजिबल है, चेंज ऑफ एंथैल्पी नेग्लिजिबल है, तो आप उसको ज़ीरो लोगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर। लेकिन इसका ये नहीं, पहले से इसमें कुछ अजम्पशंस नहीं होते, वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा फाइनल इक्वेशन है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें पुट करना है। जो चीज़ नेग्लिजिबल होगा वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा साफ साफ, तो आपको उसको ज़ीरो बिठाना है। अब मेरा लास्ट एंड थर्ड जो एप्लीकेशन है वो ओपन सिस्टम का, ये तीसरा है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर तो हीट में आप पढ़े ही हो, पूरा हीट तो हीट एक्सचेंजर से ही भरा हुआ होता है, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर क्या है, वो भी एक ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। क्लोज्ड सिस्टम क्या होगा, जिसमें मास मेरा कंजर्व्ड है, एक बार हम मास दे दिए वो कंजर्व्ड है ना, वो हुआ मेरा क्लोज्ड सिस्टम। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस मास फ्लो होता है इसमें, तो ये एक ओपन फ्लो सिस्टम है ना। तो इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर में मेरा क्या हो जाता है कि सिंस हम ये बोल रहे हैं कि ये स्टेडी स्टेट का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, स्टेडी स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट के लिए हम सबसे पहले क्या पढ़े थे कि मास उसका कंजर्व रहेगा,
मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मीन्स इनपुट और आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। ये नहीं कि उसमें टोटल मास कितना है वो कांस्टेंट, जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा, ऐसा स्टेडी स्टेट में होता है ना। तो वो चीज़ हम यहाँ पर लेके आए हैं और वही चीज़ लिखे हैं कि जो इनपुट मास है, टोटल इनपुट ऑफ मास इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ मास। तो जो भी हॉट ये लिक्विड ये होगा इन होगा और कोल्ड लिक्विड इन होगा, जो भी हीट एक्सचेंजर में तो आपको पता ही है ना कि इधर से हॉट फ्लूइड देते हैं, इधर से कोल्ड देते हैं। अगर जैसे ये काउंटर फ्लो है, कोई को फ्लो भी होता है, को करंट फ्लो भी होता है, उस तरह होता है। तो अकॉर्डिंगली वो मैं एक जनरल केस लेके चली हूँ। तो यहाँ से मेरा मास का वो हो गया, इक्वेशन हो गया, जो भी कंजर्वेशन ऑफ मास हम लगा दिए यहाँ पर। अब एनर्जी वाला का मेरा क्या हो गया, सेम उसी तरह जो मेरा था, जो ये फर्स्ट इक्वेशन सबसे शुरू में जो इनिशियली ये फाइनल इक्वेशन मेरे पास था, ये इक्वेशन उसी पे बिठाएं। यहाँ डेल्टा सी था, मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसी तरह यहाँ C1 C2 के टर्म में लिखे हैं, बस उसी को अलग किए हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये हो गया आपका। तो उसी तरह ये लिखे हैं कोल्ड, पहले हॉट के लिए फिर कोल्ड के लिए, और दोनों के लिए लिखे हैं। जैसे इनपुट में क्या हो रहा है, इन जो कर रहा है सम हॉट अमाउंट ऑफ लिक्विड भी इन हो रहा है, कोल्ड भी इन हो रहा है। आपको तो हीट एक्सचेंजर का प्रोसेस मालूम है ना, पूरा मालूम होता है। ये तो हीट ये में है, हीट ट्रांसफर में है। तो ये उसी अकॉर्डिंग लिखे हैं। जैसे ये इनपुट का हो गया, इनपुट में क्या हो रहा है, मास H जो है मीन्स हॉट लिक्विड जो हो रहा है वो भी इन कर रहा है, कोल्ड लिक्विड भी इन कर रहा है, और उसी तरह हॉट सिमिलरली। अब इसमें क्या है कि इसमें कोई भी हीट बाहर से मीन्स कि कोई भी हीट हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ना ही ये होता है, ना ही लॉस होता है, ना ही गेन होता है। तो Q जीरो हो गया, और वर्क भी कोई सैफ्ट वर्क तो होता नहीं है। कंप्रेसर में सैफ्ट वर्क क्यों हुआ था, क्योंकि हमको वहाँ कंप्रेस करना पड़ा था, क्योंकि हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वहाँ से हम एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, इसलिए वो सैफ्ट के द्वारा वर्क डन होगा। तो वो चीज़ हुआ था, नहीं तो ऐसे वर्क डन ज़ीरो हो जाता अगर सैफ्ट वर्क डन वहाँ नहीं करना होता। सपोज कि हम एक ये कर रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ पर ये हो जाता, लेकिन कंप्रेसर में विदाउट वर्क डन किए तो कंप्रेस होगा नहीं। लेकिन हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है, कोई हम अलग से वर्क डन और कोई क्यू नहीं करते हैं। ऐसा आप हीट ट्रांसफ़र में भी पढ़े ही होंगे कि ऐसा कुछ वर्क डन और क्यू की हम लोग बात नहीं करते हैं वहाँ पर। तो वो ज़ीरो हो गया मेरा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसमें वेलोसिटी होता है क्या, हीट ट्रांसफ़र में नहीं होता है। उसमें कोई वेलोसिटी तो वेलोसिटी होता है, बट वो क्या होता है, सब वेलोसिटी सब जगह हर पॉइंट पे सेम होता है, C1 C2 सब सेम होता है, तो उसका चेंज तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना ऑल ओवर। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, कंप्रेसर में नोजल में क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि V2 मेरा कम था, ज़्यादा था। V2 क्या था, ग्रेटर था देन V1। क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया वहाँ पर डिक्रीज हो रहा था। उसका वही काम ही है, नोज़ल का वही वर्क ही है। वो डिवाइस ही उसी लिए बनाया जाता है कि हमको उसका वेलोसिटी किसी अगर लिक्विड का बढ़ाना है तो हम नोज़ल वहाँ लगाएंगे। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जब जनरेट होता है तो वहाँ भी नोज़ल वगैरह का यूज़ होता है, सो दैट कि वो एक ज़्यादा वेलोसिटी से वो वाटर वहाँ पर जाए, और फिर वो होता है ना, क्या कहते हैं, मीन्स कि रोटेट जो करता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो उसी तरह से वहाँ से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब आप देखिए यहाँ C0 हो गया मेरा यहाँ, और ये हीट एक्सचेंजर जो है वो हॉरिजेंटल है। तो इसके लिए क्या हुआ, Z1 Z2 क्या हो गया, इक्वल हो गया, हॉरिजेंटल है, इसमें कोई इंक्लिनेशन तो होता नहीं है। तो वही चीज़ हो गया यहाँ, Z का भी डिफरेंस ज़ीरो हो गया, बस यहाँ इंथैल्पी का बचा। इंथैल्पी क्या हो गया कि हॉट वाटर का जो भी, हॉट वाटर नहीं, हॉट लिक्विड, क्योंकि वो वाटर कुछ भी हो सकता है, तो H1 - H2 इज इक्वल टू कोल्ड का ये होगा। तो क्या हुआ कि मास लॉस बाय हॉट फ्लूइड जो होगा वो, और ये मास रिसीव्ड बाय कोल्ड फ्लूइड ये हो गया। तो ये चीज़ हो गया इक्वल टू, ये क्या है, एंथैल्पी है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा अब आप एंथैल्पी को अगर चेंज करना चाहोगे CP और T के टर्म में तो आप इस तरह कर सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा यहाँ तक हो गया। ये मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन था, किसमें, इन ओपन सिस्टम के लिए, फॉर ओपन सिस्टम के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम आगे सेकेंड लॉ वगैरह में जाते हैं, 0th लॉ, सेकेंड लॉ, इस तरह से। थैंक यू सो मच।